कि हम मंदिर यहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो आज तारीख भी आप लोग जान गए और मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उमेश पाल के मर्डर के बाद। अतीक अहमद हो चाहे वो कोई A to Z हो, तो जो गलत हरकत करेगा तो वो मिट्टी में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें कोई भी अपराधी होगा, चाहे वो हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा, मिट्टी में तो उसको मिलना मिलना। असद अहमद का एनकाउंटर हुआ है, कई रोजेदार कह रहे हैं कि उसे जो है वो रोजे का वक्त नहीं मारना चाहिए था। इसमें कोई भी अपराधी होगा, चाहे वो हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा, मिट्टी में तो उसको मिलना मिलना। निकाय चुनाव आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी समेत सपा, बसपा और कांग्रेस सभी दल अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं। कोई चुनाव नहीं है यार, चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है। रघुराज प्रताप सिंह का नाम लेते हैं, धनंजय सिंह का नाम लेते हैं और कहते हैं कि केवल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही क्या यूपी के 2 डॉन हैं, बाकी के डॉन खत्म हो गए हैं। जो गलत काम करेगा वो सब मारे जाएंगे और जिस दिन उनका गुनाह साबित हो जाएगा तो सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो गुनाह करेगा उससे हिसाब किताब तो पूरा पुलिस लेगी। श्रावस्ती से बीजेपी के विधायक राम फेरन पांडे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ ए न्यूज़ टुडे पर। अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, रामलला का मंदिर बन रहा है। जो लोग व्यंग्यात्मक तौर पर नारा देते थे कि हम मंदिर यहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, उन लोगों को यह राम मंदिर का निर्माण क्या संदेश दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? नमस्कार। राम मंदिर भी बन रहा और तारीख भी जान गए सब लोग। जो भाजपा के एजेंडे में था, माननीय मोदी जी के एजेंडे में था, तो आज तारीख भी आप लोग जान गए और मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। हर हिंदू जनमानस इस मंदिर के बनने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और एक आनंद की अनुभूति हो रही है। जो हमारे धर्म की आस्था, धर्म के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी जन्मस्थली अयोध्या नगरी थी और वो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि हाल ही में जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, एक इतना भव्य कार्यक्रम होता है, इवेंट के तरीके से इसको प्लान किया जाता है बीजेपी की ओर से, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि 2024 में बीजेपी इसे चुनावी रंग देने की कोशिश कर रही है। कोई चुनावी रंग देने की कोशिश नहीं हो रही है। मंदिर का निर्माण 2019 से हो रहा है, सारे लोग आप लोग जान रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए 24 बड़ी आसान बात है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए वो नई नई बातें ला रहे हैं। चुनाव से और बीजेपी से क्या इसका मतलब है? राम मंदिर से, राम मंदिर का निर्माण तो आज के 4-5 साल पहले से हो रहा है, कोई आज तो नहीं हो नहीं रही है कि आज कोई नया हो रहा हो। 2020 5 अगस्त 2020 से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 24 तक के पूर्ण हो जाने की भी संभावना पाई जाती है। और इसमें कोई मुद्दे की बात नहीं है। भगवान सबके हैं और सबके भगवान है और भगवान सबके हैं, ये बात होनी चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को कोई मुद्दा कोई विपक्ष के पास कोई है नहीं। 2024 में प्रेजेंट बहुमत की सरकार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है, बनने जा रही है और लोगों के पेट में खुजली हो रही है कि अब ये बढ़ते हुए कदम को ये लोग आगे नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए तरह तरह की बात करते हैं। हमारा यही मानना है। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उमेश पाल के मर्डर के बाद। अब से थोड़ी देर पहले असद अहमद सिपुर्द खाक कर दिया गया है कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है प्रयागराज में। क्या प्रतिक्रिया आपकी है अब से थोड़ी देर पहले उसका? देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ही था, इस पे केवल चढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था। जब मुख्यमंत्री जी को समय निर्धारित था कि 11 बजे से उनका उद्बोधन होगा महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पर, उससे एक दिन पहले जब हत्या हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो जुनून से चढ़ाया हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा था कि हम कोई भी अपराधी हो मैं मिट्टी में मिला दूंगा। हमारी सरकार मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है और उसके परिप्रेक्ष्य में कोई भी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो चाहे वो कोई A to Z हो, तो जो गलत हरकत करेगा तो वो मिट्टी में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ईमानदारी के साथ अपराधी किसी का नहीं होता है, ना वो समाजवादी पार्टी का है, ना बहुजन समाज पार्टी का, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है। जिसको अपराधी संरक्षण देती है, बात इस बात की उठ के आती है कि अपराधियों का संरक्षण देने का काम जिन लोगों ने किया, इससे हमारे देश की स्थितियाँ खराब हुई। और आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर और काम कर रही है सरकार, तो इसमें कोई भी अपराधी होगा, चाहे वो हिंदू होगा, चाहे मुसलमान होगा, मिट्टी में तो उसको मिलना है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि ये फेक एनकाउंटर है। ट्वीट करके उन्होंने ये आरोप योगी सरकार पर लगाया है। साथ ही साथ कहा है कि भाजपाइयों का न्यायालय में कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, और उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए डिम्पल यादव भी नजर आ रही है। ना ये तो बताया तो कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, चाहे डिम्पल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे कोई भी हो। जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण इनके सरकार में मिलता था, आप लोग जानते हैं कि अभी 12 से 17 के बीच में जब सरकार थी तो इन लोगों का नारा था कि बंद दुकान तुम्हारी है, खुली दुकान हमारी है, बोल मुलायम हल्ला बोल। ये लोग हल्ला बोल करके और जिस तरीके से लूट फातियाँ करते थे, और जिस दिन से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे जिस तरीके से काम किया है, अपने आप में एक अद्वितीय है। अब ये लग रहा है 6 वर्ष में कि कानून का राज है और इसमें कोई फेक इनकाउंटर नहीं है। जिस तरीके से दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल में की गई थी, वो क्या समझ रहे थे कि ये मुलायम सिंह की सरकार है कि अखिलेश की सरकार है। उनको इतना भय नहीं था कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, हम बख्शे जाएंगे। और जब वो मारे गए हैं तो बता रहे हैं कि ये फेक इनकाउंटर है। इसका क्या सबूत है कि ये फेक इनकाउंटर है? जिस तरीके से उन्होंने हत्या करके और जिस बहन के सिंदूर उजाड़े थे, आज जब उनका गोद खाली हुआ है तो वो फपक के जिस तरीके से अतीक रो रहा है। अब उनको पता लगा है कि किसी बहन का सिंदूर उजाड़ने से किसी माँ का गोद खाली करने का अंजाम क्या होता है। वो अपने करनी को रो रहा है और पश्चाताप कर रहा है। असद अहमद का एनकाउंटर हुआ है, कई रोज़ेदार कह रहे हैं कि उसे जो है वो रोज़े का वक्त नहीं मारना चाहिए था। 19 साल का महज लड़का था, उसका कोई ज़्यादा गुनाह नहीं था, ऐसा कई रोज़ेदारों का कहना है जो लोग उसके अंतिम जनाजे में शामिल हुए। अंतिम जनाजे में शामिल हुए, ये कोई दिन देख करके आया है कि ये रोज़ा का समय है मारा जाएगा कि बिना रोज़े में मारा जाएगा। जो अपराध के दुनिया में जो भी हो, चाहे वो रमज़ान का महीना हो, चाहे नवरात्र का महीना हो, कोई भी महीना हो, और उसमें अगर अपराध घटित करेगा तो मारा जाएगा। और कौन सा वो रोज़ा था जिस तरीके से लोग इस तरीके से कर रहे हैं, सब कहने वाली बात है। ऐसे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो तमाम सिंह समुदाय के लोग हैं वो लोग दबिश ज़बान में रघुराज प्रताप सिंह का नाम लेते हैं, धनंजय सिंह का नाम लेते हैं, और कहते हैं कि केवल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही क्या यूपी के 2 डॉन हैं, बाकी के डॉन ख़त्म हो गए हैं क्या? नहीं, एक डॉन नहीं। आप जरा गौर कीजिए कि यहाँ मुख्तार अंसारी ने भी पिछले साल विकास दुबे मारा गया। वो क्या मुसलमान था? जो गलत काम करेगा वो सब मारे जाएंगे, और जिस दिन उनका गुनाह साबित हो जाएगा तो सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो गुनाह करेगा उससे हिसाब किताब तो पूरा पुलिस लेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। निकाय चुनाव आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी समेत सपा, बसपा और कांग्रेस सभी दल अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे होने वाली है? कितना चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग होने वाला चुनाव? कोई चुनाव नहीं है यार, चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है, सभी दलों से मोह भंग हो चुका है। नगर निकाय का जो चुनाव होता है ये बुद्धिजीवियों का होता है। नगर में, बस्तियों में, शहरों में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, और हर बुद्धिजीवी चाहता है कि हमें शांतिप्रिय और लोकप्रिय सरकार चाहिए। चुनाव आने दीजिए, और चुनाव 13 मई को मतगणना होने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश की। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रूप में हमारे नगर के महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष भारी बहुमत से जीत करके और अपना नाम दर्ज कराएंगे। आप देखते रहिएगा कि क्या हो रहा है। ये तो तमाम सामाजिक और राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन अब ज़रा आपके निजी जीवन और राजनीतिक जीवन पर बात कर लेते हैं। आप श्रावस्ती ज़िले के ज़िला संयोजक रहे, अध्यक्ष बनाए गए ज़िले में, तो तमाम जो संघर्ष देखा गया वहाँ से आज विधायक बनने का जो सफ़र रहा, किस तरीके से देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण ये सफ़र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है। इसमें हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है, और ये केवल समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो। जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, उससे पहले थे मुलायम सिंह यादव, बसपा में केवल वन मैन बहन जी,
कांग्रेस में कौन कौन अध्यक्ष हुए आप सारे लोग जानते हैं। पीएम हुए पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी। उनका एक खानदानी चला रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सभी दलों के लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिलता है। हमारे इस देश में, हमारे संविधान में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुसलमान को भी देश की सर्वाधिक अधिकार वाली कुर्सी पर बैठाया गया। आज जनजाति की महिला हमारे देश की राष्ट्रपति के रूप में है। प्रधानमंत्री हमारा पिछड़ा है। तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अन्य जातियों से आते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, सब्जी बेच रहे थे, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा चरितार्थ करते हुए सभी लोगों को मौका देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि 3 साल के बाद कोई भी अध्यक्ष बदला जाता है और 2 बार से अधिक कोई अध्यक्ष रह नहीं सकता है। सबको बराबर मौका मिलता है। हमने जब 1983 में पढ़ाई छोड़ी, 1984 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। 25 पैसे से सदस्यता ग्रहण किया था। 84 से 90 तक मैं बूथ का अध्यक्ष था। मैं दीवालों पर लेखन लिखता था। 90 से 99 तक सेक्टर का अध्यक्ष था। 99 से लेकर के 2006 तक मंडल के विभिन्न पदों पर, हमारे यहाँ ब्लॉक को मंडल कहते हैं, मंडल के विभिन्न पदों पर मंडल उपाध्यक्ष, मंडल मंत्री, मंडल कोषाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। और करते करते पार्टी ने मुझे मौका दिया। 2007 में मैं 16 अगस्त 2007 को जिला अध्यक्ष के रूप में श्रावस्ती में काम करने का अवसर मुझे मिला और 3 बार मैंने जिला अध्यक्ष की कुर्सी को संभालते हुए 2016 तक जिला अध्यक्ष 3 बार मैंने किया और 3 बार से मैं लगातार विधानसभा में पार्टी ने मुझे मौका दिया। और यही नहीं, हमारे परिवार में हमारी धर्मपत्नी तीसरी बार ब्लॉक की प्रमुख चुनी गई हैं। इस तरीके से सफ़र, कहने का मतलब पार्टी ने बहुत कुछ दिया। पार्टी में रहते रहते पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जितनी ऊंचाइयां होती हैं उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। कोई दो राय नहीं, अगर एक बूथ का अध्यक्ष विधायक हो सकता है, एक चाय बेचने वाले देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सब्जी बेचने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है और एक पीठ के पीठाधीश्वर संत जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इससे बड़ी बात गौरव की और क्या हो सकती है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, मोदी के नारे की बात करी आपने, निकाय चुनाव पर आपने बीजेपी के जीत के दावे की बात करी। 2024 में बीजेपी को कितनी सीट? 2024 में देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा ये अपना मानना है कि जितनी हमको 2019 में सीटें आई थी उससे सीटें बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। विपक्ष के पास कोई न मुद्दा है और न विपक्ष के पास कोई नेता है। जो सच्चाई की बात है, सब आपस में लड़के मर रहे हैं। जरा आप मीडिया के जगत से हैं, आप बता दीजिए तोड़ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के तोड़ में कौन सा नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सकता है? अगर आपके विचार में हो तो मुझे बताइए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये केवल आपस में होड़ करके लड़के सर फोड़ के मर जाएंगे और मोदी जी को पुनः इस कुर्सी पर आसीन होना है। राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ अभी मुलाकात किए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर और कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और मोदी के खिलाफ ये जो एकता है वो 2024 में नजर आएगी। अरे भाई, 19 में भी तो सारे विपक्षी एक हो गए थे, कहाँ कुछ कर पाए थे। और राहुल जी की अपनी अलग बात है, वो तो बचकानी हरकत से कभी बाज नहीं जाते हैं। उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। सारे विपक्ष के लोग 19 में एक होकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन मोदी जी वो कुछ नहीं कर पाए और ये फिर 24 में लड़ने जा रहे हैं। आप देखते रहिएगा, जनता सब कुछ जान चुकी है। वोटर जनता है, जनता का मत पूरी तरीके से मोदी जी के पक्ष में। जिस तरीके से देश में डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार राशन देने का काम कर रही है और जिस तरीके से तमाम योजनाएं भारत सरकार की जो लॉन्च हो रही हैं और सबसे बड़ा तोहफा पूरे देश के जो किसानों को, आज तक तो हमने यार सांसद और विधायक निधि सुना था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने किसानों के मस्तक को ऊंचा करने के लिए किसान सम्मान निधि दे करके पूरे देश के किसानों का गौरव बढ़ाया है। इसलिए अब जनता के बीच में मोदी के अलावा और कोई नहीं है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में पुनः दिल्ली में स्थापित होगी। उसके बाद आपसे मिलेंगे, फिर आपको चाय पिलाएंगे और आपसे बात करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्रावस्ती जिले से बीजेपी के विधायक रामफेरन पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 ही नहीं बल्कि अभी आने वाले निकाय चुनाव में भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी और इसी दावे के साथ
उन्होंने 2024 में भी बीजेपी की जीत के दावे किए हैं। उन्होंने असद अहमद के एनकाउंटर पर भी बात की, हमारे साथ उन्होंने रामलला के मंदिर पर भी बात की और तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। कैमरा सहयोगी जगेश्वर के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, लखनऊ, ए न्यूज़ टुडे।